हेलो दोस्तों। अब हम स्टार्ट करेंगे CMA फाउंडेशन का कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसका कि नाम होता है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पहले मैं आपको समझा दूंगा कि जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इस नाम का मतलब क्या होता है। उसके अलावा दोस्तों आपको मालूम होगा ये 30 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है। तो दोस्तों हमारा मेन उद्देश्य रहेगा कि पूरे 30 मार्क्स हम इसमें अचीव करें, और उस 30 मार्क्स को अगर अचीव करना है तो उसके लिए मैंने स्ट्रेटजी तैयार की है कि हम लोग क्या करेंगे, जो स्टडी मटेरियल है उसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे और कैसा पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह से कुछ बोर ना लगे और आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर रहे कि हमको क्या पढ़ना है और किस तरह से समझना है। और हम लोग क्या करेंगे, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे और विथ एग्जाम्पल समझेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट का हम लोग एग्जाम्पल भी समझेंगे। उसके अलावा हम हर एक कॉन्सेप्ट का MCQ भी करेंगे। समझ में आया? स्टडी मटेरियल को करेंगे, उसको पॉइंट वाइज करेंगे। उसके अलावा हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे, और हर कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, MCQ भी करेंगे, ताकि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। और साथ ही साथ अगर आप इतना कुछ करेंगे तो आप पूरी तरह से क्या रहेंगे, अवेयर रहेंगे। आप पूरी तरह से अवेयर रहेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे हर एक चीज़ को, उसको क्या करेंगे, समझेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, लास्ट में मेमोराइज करेंगे। क्योंकि देखो, आप पढ़ोगे फिर समझना जरूरी है, समझे बिना आप खाली याद करोगे तो कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए मेरा पूरा उद्देश्य होता है कि आपको इन डेप्थ समझाऊं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हम अभी पढ़ने वाले सेम टू सेम कॉन्सेप्ट ये इंटर में भी है। तो अच्छे समझेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, उसके अलावा मेमोराइज तो करेंगे, पर कैसे मेमोराइज करेंगे दोस्तों, ये भी सवाल उठता है। मेमोराइज करेंगे बट हाउ, कैसे मेमोराइज करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा जब क्लास में, तब और क्लियर होगा। हम लोग क्या करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद अब क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स। और जब अब मैं लिख रहा हूँ ना, तो लिखते लिखते मैं रिकॉल कर रहा हूँ उसके पॉइंट्स को, कि इसके पॉइंट्स क्या है, इसका मतलब क्या हो रहा है। तो लिखते लिखते क्या करूँगा, मैं रिकॉल करूँगा तो क्या होगा कि दोस्तों में एक लिंक बनेगी, लिखते साथ रिकॉल करने की मेरी लिंक बनेगी। तो अब एग्जाम में जब आपको याद नहीं आएगा, आप लिखोगे तो आपको अपने आप आंसर रिकॉल हो जाएगा। ठीक है। खैर, आप मेरे साथ साथ करना, जब आपको समझाऊंगा। उसका दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है ये, है ना। 6 क्वेश्चन मैं ऐसे देके रखा हुआ, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। अपन यहाँ पे थोड़ी देर बाद आएंगे, जब अपन कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपको पढ़ाने वाला हूँ उसको आप अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद। ठीक है। और इसमें बता दो, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, इंपॉर्टेंट भी है, और ये CMA इंटर में भी पूछा जाता है। ठीक है। तो ये सब मैं आपको समझ में कब आएगा, जब मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद अपन यहाँ पर आएंगे। ठीक है। अब समझाना चालू करता हूँ आपको मेन पार्ट आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब देखते हैं मेन हमारा चैप्टर फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों पहले अपन समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि क्रिकेट होता है, क्रिकेट का फंडामेंटल क्या है आपको मालूम होगा। क्रिकेट का फंडामेंटल क्या है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। वैसे बात करूँ मैथ्स का फंडामेंटल क्या है, तो मैथ्स का फंडामेंटल की हम लोग जैसे बात करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये करते हैं अपन। तो वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग का फंडामेंटल है। तो अब सीखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का फंडामेंटल क्या है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है। अच्छा, और बता दो दोस्तों, आपको इसमें 5 चैप्टर आपको मालूम होगा। पहला चैप्टर का नाम क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इट्स रिलेशन विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ रिलेशन क्या है। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 है, उसको स्टार्ट करने से पहले मेरे को बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, फिर मैं चैप्टर 1 की तरफ आऊँगा। नंबर चैप्टर 2 का नाम क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट ड्राइवर। ये बड़ा सिंपल है, आसान है, समझेंगे, नो प्रॉब्लम। 4.4 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विथ रेफरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे अकाउंट में होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 4.5 ascertainment of cost and preparation of statement of cost and profit, that is cost sheet। दोस्तों अभी जो मैं समझने वाला चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 और 5 और ये 2 सब थोड़ा थोड़ा मिला जुला रूप ही रहेगा। ठीक है। तो आपको अगर चैप्टर नंबर 1 अच्छे से अपन करेंगे तो 2 में प्रॉब्लम नहीं आएगी और 4.5 में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है।
तो इसलिए मस्त अच्छे से ध्यान से सुनो। तो भी हम लोग थे कि क्रिकेट है उसका फंडामेंटल क्या होता है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। मैथ्स का फंडामेंटल क्या होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वैसे ही दोस्तों जो कॉस्टिंग होता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, उसका भी फंडामेंटल होता है। क्या फंडामेंटल होता है मालूम है? पहला होता है कि खर्चों का हिसाब किताब रखना। क्या होता है कि खर्चों का हिसाब किताब रखना, वो होता है पहला फंडामेंटल। ठीक है, तो पहला होता है खर्चों का हिसाब किताब रखना कि भैया कितना खर्च हुआ कितना नहीं। ठीक है, मैं सब लिखा हुआ है यहाँ पे, खाली सुनते जाओ। खर्चों का हिसाब किताब रखना, उसके बाद क्या खर्च का हिसाब किताब रखना ही हमारा काम है क्या? क्या कॉस्ट अकाउंटिंग में, जैसे हम अकाउंटिंग में हिसाब किताब रखते हैं, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में भी खाली खर्चों के हिसाब किताब रखते रहेंगे क्या? नहीं। दूसरा बात ध्यान देना, जैसे कि मान लो कोई है शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है। तो 2024 है, मान लो 2025 है, तो 2024 में कोई शर्ट को मैन्युफैक्चर करता था, उससे कॉस्ट आती थी 100 रुपए। तो अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि 2025 में कॉस्ट 100 रुपए से ऊपर ना हो। भले कम हो जाएगा तो चलेगा, भले कम हो जाएगा तो चलेगा। तो हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि भैया 2025 में 100 रुपए तो हो ही, उससे कम हो तो अच्छी बात है, उससे कम हो तो अच्छी बात है, लेकिन 100 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए, इसके लिए पूरी कोशिश करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग दूसरा क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। क्या बोलते हैं? कॉस्ट कंट्रोल। तो पहला क्या हो गया, खर्च का हिसाब किताब रखना। दूसरा क्या हो गया, कॉस्ट को कंट्रोल करना। क्लियर है? खर्च के हिसाब किताब रखना, उसके बाद क्या हो गया, कॉस्ट को कंट्रोल करना। तीसरी बात मैं जो बताया अभी अभी कि हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, मान लो 2024 में कितनी थी कॉस्ट, 100। तो 2025 में हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि 100 तो आए, अब 100 से कम हो गया 98, तो कोई बुरा है क्या? नहीं, तो और अच्छी बात हो गई, है ना। लेकिन 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 हमारी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। नहीं तो कॉस्ट गिराने का क्या मतलब, क्वालिटी गिराने की बात नहीं कर रहे, हमारे कॉस्ट को कम करना है, लेकिन क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन। क्लियर है? तो कॉस्ट रिडक्शन का जो प्रोसेस है हर एक फैक्ट्री में हमेशा चलता ही रहता है। उन लोग का हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि कैसे भी करके कॉस्ट को कम से कम किया जाए, कैसे भी करके कॉस्ट को कम से कम किया जाए। क्लियर है? इस सब का एग्जाम्पल देखेंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे, फिलहाल आप समझो सब कुछ लिखा हुआ है। तो खर्चा का हिसाब किताब रखना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट का रिडक्शन करना, और सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आपको अलग से आप पूरे पूरे के पूरे सेम इंटर में पढ़ोगे ग्रुप 2 में, जिसको बोलते हैं हम लोग डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इसका मतलब क्या होता है, एक तो मैं आपको लॉजिक के साथ समझाता हूँ। इसका आंसर कहीं ना कहीं आपके पास है, बोलोगे हाँ सर ये बात तो हमको मालूम थी, ये कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं लेता कोई एग्जांपल, मान लो कि कोई मेंस वियर है, तो उसकी शॉप है कहीं पर, मान लो उसकी शॉप है मुंबई में, मेंस वेयर है, उनकी शॉप कहाँ पे है, मुंबई में है। और मान लो जो शॉप है, वो जो शॉप है उसका है रेंट, कितना रेंट है, मान लो उसका रेंट है 10,000 पर एनम, शॉप का रेंट है। तो शॉप का जो रेंट है 10,000 पर एनम, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि शॉप चले या ना चले, शॉप चले या ना चले, ठीक है, हमको हमेशा रेंट तो देना ही है, तो हमेशा रेंट पे करना ही है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। आपने क्लास 11th में 12th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। तो अल्टीमेटली मान लो मेंस वेयर की शॉप है, वो मुंबई में है, शॉप का रेंट कितना है, 10,000 पर एनम है। तो शॉप चले या ना चले, हमको हमेशा रेंट देना ही है, इसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, सबको आगे और समझेंगे अपन, फिलहाल अपन इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से अपन समझ रहे हैं। अब समझते हैं अपन आगे। अब मान लो जो शॉप है ये क्या करती है, शर्ट को बनाती है मान लो, या खरीदती है, जो भी मान लो। तो शर्ट की जो कॉस्ट है उसकी मान लो कोई भी कॉस्ट लेते हैं, मान लो ₹100 है, 100 रुपीज़ है कॉस्ट, यानी 100 रुपीज़ पर शर्ट, 100 रुपीज़ पर शर्ट। क्लियर है? तो शर्ट की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज़ पर शर्ट। देखना आपको इसका आंसर अच्छे से मालूम है, डिसीजन मेकिंग आप खुद करोगे। ठीक है, अब ध्यान समझना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लो कि अगर मान लो आप ज़्यादा सेट खरीदते हो, ज़्यादा सेट खरीदते हो, है ना, मोर शर्ट परचेस करते हो, मान लो मोर शर्ट क्या करते हो, परचेज करते हो, ज़्यादा शर्ट परचेस करते हो, तो उसके इसमें क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी कि एक शर्ट है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये। 2 शर्ट है उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 200। 10 शर्ट है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, क्या करूँगा इसके लिए, 100 इंटू 10 कितनी हो गई, कितनी हो गई, 1000। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे शर्ट बढ़ेगा वैसे वैसे शर्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ते हुए जाएगी। जैसे एक शर्ट है तो 100,
2 शर्ट है तो 200, 10 शर्ट है तो 1000। क्लियर है। वैसे अगर कम होगी तो कम भी होती जाएगी, जैसे 10 शर्ट है तो 1000, 2 शर्ट होगी तो 200। तो डिपेंड कि कितनी शर्ट है। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है। ध्यान से ना, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद मान लो जो शॉप वाला है वो सेल करता है उस शर्ट को, कितने में ले लेते हैं? डबल कमाई ले लेते हैं। चलो 200 रुपीज़ पर शर्ट में शॉप वाला क्या करता है? सेल करता है। क्लियर है अच्छे से। दो अपन ले लेते हैं। अच्छा, अपन एक और थोड़ा सा अलग फिगर ले लेते हैं। अपन मान लो शर्ट को सेल करता है ₹150 पर शर्ट में, चलो सेल करता है। ठीक है, मैंने क्लियर हुआ। और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब उसने क्या किया पूरे साल भर में, पूरे साल भर में मान लो उसने क्या की शर्ट सोल्ड, पूरे साल भर में कितने शर्ट सोल्ड की? मान लो 500 शर्ट क्या की उसने सोल्ड की। तो 500 शर्ट उसने क्या की पूरे साल भर में उसने सोल्ड की। क्लियर है। अब क्या होता है कि भाई ऑर्डर आता है, ऑर्डर आता है फ्रॉम, कहाँ से ले लेते हैं? जापान से ऑर्डर आता है। वो बोलता है कि भाई हमको क्या चाहिए? 1000 शर्ट चाहिए, 1000 शर्ट चाहिए। और हमको 1000 शर्ट चाहिए मान लो 110 रुपये पर शर्ट के हिसाब से। कितने शर्ट के हिसाब से? 110 पर शर्ट के हिसाब से। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हम तो शर्ट को 100 में परचेज कर रहे थे और 150 में बेच रहे थे। 100 में परचेज कर रहे थे, 150 में बेच रहे थे। अब जापान से ऑर्डर आया, बोलता है कि मेरे को 1000 शर्ट चाहिए 110 रुपये में, देंगे कि नहीं देंगे? तो आपको डिसीजन देना है कि ऑर्डर जो जापान से आया है उसमें हम लोग 1000 शर्ट को 110 में देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, आपको आंसर बताना है कमेंट में। ठीक है, ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ और समझ पाऊँ। तो देखो, अब मैं आपको आंसर के साथ समझाता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं अपन, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। हाँ, अब देखो, सेल, सेल कितनी की जा रही है? सेल यहाँ पे हुई थी, कितनी शर्ट लिखा हुआ था यहाँ पर? 500 शर्ट। ठीक है, तो 500 शर्ट की सेल हुई और एक शर्ट को कितने बेचा? 150 रुपीज़ में एक शर्ट को बेचा। तो 150 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 750। ये डबल ज़ीरो यहाँ पे मैं लिख दिया, ऐसे का ऐसा ही। फिर लेस करेंगे, चलो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट नाम देते हैं। क्या देते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ये नाम क्यों देते हैं? क्योंकि एक शर्ट परचेस करेंगे तो 100, 2 शर्ट परचेस करेंगे तो 200। जैसे जैसे ज़्यादा शर्ट परचेस करेंगे तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी, कम शर्ट परचेस करेंगे तो कॉस्ट कम होती जाएगी। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है। तो यहाँ पर कितनी थी? वही 500 शर्ट बेचे, तो 500 शर्ट हमको खरीदना भी पड़ेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। और एक शर्ट की कॉस्ट कितनी लिखा था हमने? ₹100। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 50,000। कितना हो जाएगा? 50,000। तो ऐसा करके यहाँ पे कितना कमा लिया हमने? 25,000 हमने कमा लिया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर माइनस करेंगे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट। क्या माइनस करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। जो हमने कमाए इसका हम लोग नाम देते हैं यहाँ पर, मालूम है क्या नाम देते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या नाम देते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन। सब सी इंटर में एक बार और पढ़ोगे, यहाँ खाली अपन डिसीजन मेकिंग को समझ रहे हैं। तो फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी यहाँ पर? रेंट कितना था पूरे साल भर का? 10,000 था हमारा रेंट। तो कितना आया? 25 में से 10 गया, कितना आया? 15,000। ये हमारी आई फिलहाल प्रॉफिट। यानी कि हमने 500 शर्ट बेचकर हमने 15 की प्रॉफिट कमा ली। 500 शर्ट बेचकर हमने 15 की प्रॉफिट कमा ली। और 500 शर्ट बेचकर ही हमारा रेंट भी रिकवर हो गया। दो बात समझ में आई कि आपने 500 शर्ट को क्या किया? सोल्ड किया, जिससे कि आपको 15,000 की क्या मिल गई? प्रॉफिट भी मिल गई। और आपका 10,000 का जो रेंट है वो भी क्या हो गया? रिकवर हो गया। क्लियर है। तो देखो, जो इसलिए अपन यहाँ पे क्या नाम यूज करते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए बोलते हैं इसको कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। अब मेन आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि यहाँ तक तो देखो, यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं, ये तो एकदम कॉमन सेंस वाला बात है ना। ये क्लास 11th में बच्चों को समझाता हूँ तो ये बच्चे समझ जाते हैं, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे ही। अरे हाँ सर समझ गए ना, ये प्रॉफिट 15,000 की है, नो प्रॉब्लम। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जापान से ऑर्डर आया है 10,000 शर्ट का, वो बोलता है 110 में दो, तो आप दोगे कि नहीं दोगे? अब मेरा सवाल ये है, तो आपको उत्तर भी देता हूँ मैं इसका। इसको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखो, इसका आंसर भी आपको देता हूँ मैं। तो समझना कि जब 500 शर्ट हमने सोल्ड की तो हमको प्रॉफिट तो आई 15,000 रुपये की, और हमारा जो रेंट है वो क्या हो गया? रिकवर हो गया। अब ये जो रेंट है जो रिकवर हो गया, जिसको हम लोग बोलते थे फिक्स कॉस्ट,
तो अब ध्यान सुनना, अब मैं जब सेल कर रहा हूँ, कितना सेल कर रहा हूँ मैं? 1000 शर्ट को बेच रहा हूँ 10 रुपए के हिसाब से। ये 1000 शर्ट को बेच रहा हूँ 110 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो 110 इंटू 1 कितना आ गया? 110, कितना जीरो है? 3 जीरो, 1 2 3, यहाँ गया 1,10,000। फिर लेस क्या करूंगा मैं? VC यानी वेरिएबल कॉस्ट, वही सेम टू सेम 1000 शर्ट है, 1000 शर्ट सेल करूंगा तो परचेज भी करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इंटू कितने में आई है? 100 रुपये पर शर्ट में, 100 रुपये पर शर्ट, यहाँ लिख देता हूँ मैं 110 रुपीज़ पर शर्ट, 100 रुपीज़ पर शर्ट। कितना आ गया दोस्तों? ये 1 लाख यहाँ पर आ गया। तो ये कितना आ गया मेरा? 10,000 की मेरी कंट्रीब्यूशन बोलो या प्रॉफिट बोलो। क्यों? अब बताओ, यहाँ पर मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा क्या 10,000 का? बताओ माइनस करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरा फिक्स कॉस्ट पहले ही रिकवर हो चुका है। क्या मेरे को दुकान का किराया बार बार देना पड़ता है क्या? अगर मैं ज़्यादा सामान बेचूंगा तो क्या ज़्यादा फिक्स कॉस्ट देना पड़ता है क्या? नहीं। एक बार फिक्स कॉस्ट दे दिया दुकानदार को या मकान मालिक को, काम खत्म। एक बार मैंने फिक्स कॉस्ट दे दिया 10,000 का, काम खत्म। बार बार मैं फिक्स कॉस्ट देते रहूंगा क्या? नहीं देते रहूंगा। क्लियर हो गई ये बात अच्छे से? तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो आएगा डायरेक्ट मेरा क्या आएगा? यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, क्या आएगा? डायरेक्ट क्या आएगा? प्रॉफिट। क्या आएगा? प्रॉफिट, क्योंकि मेरे को यहाँ पर फिक्स कॉस्ट माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अपन चाहे तो वैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा मान लो मैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, फिर यहाँ पे आ गया प्रॉफिट। कितना आ गया? 10,000। या डायरेक्ट आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप, और एकदम शॉर्टकट में करना हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मेरे निकल जाएगा नेट प्रॉफिट, डायरेक्ट अभी निकल जाएगा मेरा प्रॉफिट। कितना निकल जाएगा प्रॉफिट? एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। ये 10,000 शर्ट को बेचा, इंटू एक शर्ट में कितना कमा रहा हूँ मैं? एक शर्ट में कमा रहा हूँ 10। कैसे कमा रहा हूँ? 10 समझ गया ना? 110 का कर रहा था सेल, 100 का परचेस। डायरेक्ट कितना आ गया यहाँ पर? 10,000। ये डायरेक्ट निकल गया एक लाइन में, क्लियर है? अब मेरा आंसर, मेन आंसर ये है कि जापान से ऑर्डर आया है तो उसको हम लोग चुपचाप 1000 शर्ट के 1000 शर्ट दे देंगे। कितने में? 110 रुपये में दे देंगे। क्यों? क्योंकि मेरी फिक्स कॉस्ट क्या हो चुकी है? रिकवर हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं नई बात पे। अब आगे नई बात यह है कि यहाँ पर जो है, ध्यान से देखना मैं कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये कहाँ का था? जो मेंस वेयर शॉप कहाँ पे थी? मुंबई में। ध्यान सुनना, कहाँ पे थी शॉप? मुंबई में। अब ऑर्डर कहाँ से आया था? ऑर्डर ये आया था जापान से। तो हम मेंस वेयर शॉप थी मुंबई में, ऑर्डर आया था जापान से, तो हम उसको क्या करेंगे? दे देंगे। दे देंगे। कारण क्या है? अगर मुंबई का आदमी आया होता, 100 का गुड्स हम लोग 100 का गुड्स 110 में देते, तो हो सकता है कि मुंबई में 120 का बेच देता, जिससे हमारे ग्राहक क्या होते? खराब हो जाते। तो इसीलिए ऑर्डर आया था जापान से, तो हम दे देंगे। मुंबई से आता तो भले हम नहीं देते, उसके बारे में सोचते, दूसरा कुछ एनालिसिस करते। क्लियर हुआ अच्छे से? तो ये है दोस्तों डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट। ये भी हम सीखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। देखो अब मैंने जो यहाँ पर समझाया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल इंग्लिश में समझाया है, ये सब ताकि आप कॉस्ट अकाउंटिंग को अच्छे से सीख पाओ। हाँ तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि इसको आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें दोस्तों, इसको वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ और मैं याद भी कराना चालू करूँगा धीरे से। तो 1 मिनट के जो लिखा उसको मिटा के आता वापस। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ लिखा है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स क्या होता है? ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बोलने भर का है, लेकिन आप बहुत कुछ सीख जाओगे यहीं से ही। आपको पूरा कॉस्ट का जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? क्रिकेट का फंडामेंटल क्या होता है? बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ठीक है, बता दिया मैं। मैथ्स का फंडामेंटल क्या होता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बता दिया ये भी। वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का फंडामेंटल क्या होता है? खर्च का हिसाब रखना। फिर मैंने क्या बताया? क्या खर्च का हिसाब किताब रखना ही कॉस्ट अकाउंटिंग है? नहीं, हमको उस खर्च को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, नहीं तो इतनी कंपटीशन के मार्केट है, हम सर्वाइव कैसे करेंगे? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? और कम करना, खर्चों को कंट्रोल भी करना है और कम भी करना है। लेकिन मैंने क्या बताया? कम करेंगे बट क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए। लास्ट में क्या बताया मैं? डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया उस तरह से। क्लियर है अच्छे से? देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब हम समझते हैं, जो लिखा हुआ है ना, पहले क्या लिखा है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या? खर्च का हिसाब किताब करना, यानी खर्च कितना आया उसको बोलते हैं कॉस्ट असर्टेनमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए एक शर्ट बनाते हैं
तो उसमें लगता है हमको रॉ मटेरियल लगा मान लो 500 रुपए का, क्योंकि शर्ट बनाने के लिए आपको कपड़ा तो चाहिए, है ना, शर्ट बनाने का कपड़ा तो चाहिए। तो रॉ मटेरियल आया कितने का, 500 का आया रॉ मटेरियल। लेबर का लगा 300 रुपए, क्योंकि जो शर्ट सिलेगा उसको तो हम लोग 300 रुपये देंगे ही सिलने का। अब मान लो कि शर्ट जो सिलना था, जो कंपनी थी उसने क्या किया, एक ब्रांड नेम यूज़ किया। मान लो कि एक कंपनी है, मान लो कि एक कंपनी है, ध्यान सुनना, मान लो कि क्या है, कंपनी है, ये एक कंपनी है, ठीक है। वो क्या कर रही है, शर्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। क्या कर रही है, शर्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। तो कंपनी शर्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो क्या करी, कंपनी किसी ब्रांड का नाम यूज़ कर रही है, उसका स्टिकर लगा रही है। तो ब्रांड का नेम अगर कंपनी यूज़ कर रही है तो उसके लिए मान लो कंपनी देती है 100 रुपये का रॉयल्टी, ₹100 क्या देती है, रॉयल्टी। कि बोलती है कि मैं एक शर्ट बेचूंगी तो आपको 100 रुपये की रॉयल्टी दूंगी, कि मैं एक शर्ट बेचूंगी तो आपको 100 रुपये की रॉयल्टी दूंगी। तो इसलिए हमारा 100 रुपये क्या आया, खर्चा आया। तो 50 का लगा रॉ मटेरियल, 50 का लगा लेबर, ब्रांड नेम का कितना लगा, 100 रुपये लगा। तो 100 रुपये खर्चा है, देना तो पड़ेगा ही। और अदर लगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो दिखाई नहीं देते, होते तो है पर दिखाई नहीं देते। जैसे कि आप शर्ट देखोगे, ध्यान सुनना, जैसे कि आप शर्ट देखोगे समझ में आ जाएगा भाई, शर्ट में कपड़ा लगा होगा, शर्ट को सिलने के लिए एक लेबर की आवश्यकता पड़ी होगी, शर्ट में किसी दूसरी कंपनी का ब्रांड नेम यूज़ किया है तो 100 रुपये खर्चा लगा। लेकिन अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमको पता नहीं चलता, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का स्टोर का खर्चा, कई सारे ऐसे खर्चे होते हैं तो दिखाई नहीं देता, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है। तो इस तरह से सारी कॉस्ट कितनी आई यहाँ पे, 1000, 500 प्लस 300 कितना, 800, ये 900 और 100 कितना हुआ, 1000 आई शर्ट की कॉस्ट। तो इससे हमने क्या किया, इससे हमने क्या किया, कॉस्ट असर्टेनमेंट की, क्या किया हमने, कॉस्ट असर्टेनमेंट की। तो क्लियर हुआ, मतलब कितना खर्चा आया उसको बोलेंगे हम लोग, उसका कैलकुलेशन को बोलेंगे कॉस्ट असर्टेनमेंट। उसके बाद चलते दूसरा क्या सीखा हमने, कॉस्ट का कंट्रोल करना। कॉस्ट का कंट्रोल करना मतलब जो आपको सिखाया अभी भी, उसका थोड़ा सा अलग सा एग्जाम्पल यहाँ पे है। जो खर्चा बजट में डिसाइड किया था, जो खर्चा बजट में डिसाइड किया था, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने बर्थडे का बजट बनाया कितना, 500, एंड पार्टी के टाइम ध्यान रखते हो कि कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना हो ताकि खर्च बजट में रहे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट कंट्रोल। जैसे बताया, आपका शर्ट का एग्जांपल दिया कि शर्ट बनी है पिछले साल 100 में, तो इस साल भी कितने में बननी चाहिए, 100 में बननी चाहिए। कम में बनी तो अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कॉस्ट रिडक्शन। क्या सीखे हम लोग, खर्च को कम करना, कॉस्ट रिडक्शन। रिडक्शन समझना, रिडक्शन मतलब कम करना, लेकिन लेकिन काम या क्वालिटी इफेक्ट ना करना, यानी अल्टीमेटली हमारी क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। देखो एग्जांपल, पहले बेकरी में 1 kg केक विथ गुड क्वालिटी पैकिंग कितने का था, 1000 का था। 1 kg केक विथ गुड क्वालिटी पैकिंग कितने का था, 1000 था। बाद में थोड़ा सस्ता और सेफ पैकिंग कर दिया, यानी केक की क्वालिटी में चेंज नहीं किया, खाली पैकिंग में चेंज किया। कहाँ चेंज किया, खाली सेफ। पैकिंग भी कैसी है, सेफ है, पैकिंग सस्ती भी है लेकिन क्या है, सेफ है। देन खर्चा कितना हो गया, 950, यानी खर्चा क्या हो गया हमारा, कम। यानी केक मेन कंटेंट था, केक, केक की क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं आई, खाली इन्होंने क्या किया, पैकिंग को सस्ता कर दिया। अब चलते डिसीजन मेकिंग। मैं तो आपको लंबी चौड़ी कहानी के साथ समझाया था डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे एकदम शॉर्ट में है। जो क्या लिखा हुआ है, जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन हो, जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन हो और आपको चूज़ करना हो कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, वही डिसीजन मेकिंग है। क्लियर है। तो दो या दो से क्या हो, ऑप्शन हो। अल्टीमेट देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने हाईलाइट करके, ऑप्शन, यानी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, और आपको क्या करना है, चूज़ करना है कि कौन सा बेस्ट है। ऑप्शन है, उसमें चूज़ करना है कौन सा बेस्ट है, वही क्या है, डिसीजन मेकिंग। जैसे कि आप एक स्वीट शॉप चलाते हो और आपके पास 1 kg मिल्क बचा है। अब 1 kg मिल्क बचा है तो आपके पास दो ऑप्शन है कि 1 kg मिल्क से 1 kg लड्डू बनाएं, जिससे प्रॉफिट कितनी होगी, 50। या दूसरा ऑप्शन है 1 kg मिल्क से 1 kg बर्फी बनाएं, लड्डू बनाएं या बर्फी बनाएं। लड्डू में प्रॉफिट होगी 50, बर्फी में प्रॉफिट होगी 70। तो आप सोचोगे कि भाई किस में प्रॉफिट ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है, बर्फी में। तो आप क्या बनाओगे, बर्फी बनाओगे। सिंपल, क्लियर हो गया। तो अल्टीमेटली हमने अभी भी सीखा कि फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सीखा हमने कि उसका मतलब क्या होता था। तो हमने सीख लिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग का फंडामेंटल क्या है, खर्चों का हिसाब किताब रखना, उसको कंट्रोल करना, उसको कम करना और डिसीजन मेकिंग करना। इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉस्ट को असर्टेन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को कम करना और डिसीजन मेकिंग लेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन देखो, अब क्या करना है, अब खुद से कॉपी में क्वेश्चन लिखते लिखते रिकॉल करना है।
मैं आगे पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में याद कराते भूल जाओ तो आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन लिखना है कॉपी में और लिखना है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और लिखते लिखते आपको आंसर रिकॉल करना है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ताकि क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए रिकॉल की, फिर क्वेश्चन नंबर 2 बनाए रिकॉल की, ऐसे क्वेश्चन रिकॉल करते गए। जब आपका एग्जाम आएगा ना, एग्जाम टाइम, तो आप इतने बार रिकॉल कर चुके होंगे, आपको ऐसे एग्जाम से पहले 2 से 3 बार करना है। तो इतने बार रिकॉल कर चुके होंगे आप, इतने बार रिकॉल कर चुके होंगे कि खाली आपको पेज पलटाना है और आप कॉस्ट अकाउंटिंग को 5 से 6 बार एग्जाम से एक दिन पहले फटाफट गो थ्रू कर पाओगे। तो फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में 4 पॉइंट थे। पहला क्या था, कॉस्ट असर्टेनमेंट। दूसरा क्या था, कॉस्ट को कंट्रोल करना। तीसरा क्या था, दूसरा क्या था, कॉस्ट काउंट। तीसरा क्या, कॉस्ट को रिडक्शन करना। चौथा क्या, डिसीजन मेकिंग। ऐसा क्लियर हुआ। तो ऐसा आपको सोचना है, भले याद ना आए, भले आपको याद ना है, धीरे धीरे आपको क्या करना है, सोचना है। क्लियर है। और देखो आपको फटाफट याद आ जाएगा। पहला क्या था, कॉस्ट असर्टेनमेंट। दूसरा कॉस्ट कंट्रोल। तीसरा था कॉस्ट को रिडक्शन करना। चौथा था डिसीजन मेकिंग। क्लियर हो गया अच्छे से। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। कॉस्ट असर्टेन मतलब क्या होता है, कॉस्ट असर्टेन मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल भाषा में बोलते तो खर्चों का हिसाब किताब रखना। खर्चों का हिसाब किताब रखना क्या है, कॉस्ट असर्टेनमेंट। सिंपल। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सिखाया हमें, कॉस्ट कंट्रोल, कि कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना मतलब क्या होता है, कि हमको क्या करना है, तो शर्ट पिछले साल बनी 100 रुपये में, इस साल बनना चाहिए कितने में, 100 रुपये में बनना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल। यानी हमने जो बजट डिसाइड किया, उसके अंदर ही खर्चा होना चाहिए, उसको बोलेंगे कॉस्ट कंट्रोल। उतना ही खर्चा होना चाहिए, उससे कम हो तो अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 4 क्या सीखे अपन, कॉस्ट असर्टेन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। यानी कॉस्ट को हम लोग रिडक्शन करना है, पर क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 5 में हम लोग क्या देखे, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, हमको क्या देखना है कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, क्या है, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। क्लियर है। तो फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एकदम सीख चुके होंगे। पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन और डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट असर्टेनमेंट मतलब क्या होता है कि खर्चों का हिसाब किताब करना। कॉस्ट को कंट्रोल करना मतलब बजट में खर्चा होना चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन मतलब क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। डिसीजन मेकिंग मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन है, हमको डिसाइड करना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आपको आई होप कि पांचों क्वेश्चन आप लिखो और रिकॉल करो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो आपके पास यहाँ पर एमसीक्यू भी है। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1, आपको पता चलेगा कि आपको अच्छे से याद हुआ है कि नहीं। फाइंडिंग आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ अ शर्ट। शर्ट की हमको टोटल कॉस्ट निकालना है, या लाइक रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंस रिफर्स टू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट कंट्रोल बोलेंगे, कॉस्ट रिडक्शन बोलेंगे, कॉस्ट असर्टेन बोलेंगे, या डिसीजन मेकिंग बोलेंगे। वापस सोचो, टोटल कॉस्ट निकालना है शर्ट की, रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंस। खाली अपन क्या कर रहे हैं, खाली अपन टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे उसको, कॉस्ट असर्टेनमेंट। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो हम लोग क्या सीखे कि बजट की बात आती है। कॉस्ट रिडक्शन की बात देखें तो क्वालिटी की बात आती है। कॉस्ट असर्टेन मतलब टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना। और डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर सीखे थे ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं अपन। ये कॉस्ट असर्टेनमेंट। क्वेश्चन 2, यू प्लान अ बर्थडे पार्टी विथ बजट ऑफ 5000। हमने क्या किया, बजट में प्लान किया। एंड इंश्योर एक्सपेंस डू नॉट एक्सीड, और हमने इंश्योर किया कि एक्सपेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसका एग्जाम्पल है ये, पहले क्या लिखा है, कॉस्ट कंट्रोल। जी हाँ, ये कौन सा ऑप्शन है, कॉस्ट कंट्रोल में क्या सोचते हैं कि बजट में ही खर्चा होना चाहिए। क्लियर है अच्छे से, ये आ गया आंसर, कॉस्ट कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 में। एक बेकरी ने अ बेकरी अर्लियर स्पेंट 1000 ऑन केक पैकिंग। बेकरी ने 1000 खर्चा किया केक पैकिंग में, बाद में उन्हें क्या रिड्यूस किया 950 विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी। जहाँ क्वालिटी की बात आई तो क्वालिटी कम नहीं होना चाहिए। तो कॉस्ट असर्टेन में तो कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट रिडक्शन में कॉस्ट को कम करेंगे लेकिन क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। आंसर आएगा पॉइंट नंबर बी, कॉस्ट रिडक्शन। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। स्वीट शॉप का जो ऑनर है उसके पास 1 kg मिल्क था। उसके बाद ऑप्शन था कि बर्फी बनाऊं कि लड्डू बनाऊं, बर्फी बनाऊं कि लड्डू बनाऊं। तो बेटर ऑप्शन को चूज करना, ये क्या कहलाता है, कॉस्ट असर्टेन में कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। कॉस्ट कंट्रोल में बजट से खर्चा ऊपर नहीं होना चाहिए। इसमें क्वालिटी की कम बात आती है, इसमें क्या बात आती है, ऑप्शन की। यहाँ पे क्या था, ऑप्शन था। आंसर क्या आएगा, पॉइंट नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। पर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले भी मैंने सब समझाया है ना। चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको समझा दूँ ताकि आप चैप्टर स्टार्ट करो तो कोई परेशानी ना आए। तो इस चैप्टर में क्या क्या है देखो, इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग,
कि कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे एवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन इन इंडिया, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, ये भी अपन पढ़ने वाले डिटेल्ड में, ठीक है। फिर आप बुक के हिसाब से भी अपन पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ने वाले सिर्फ सीखने और समझने के लिए पढ़ने वाले हैं। फिर मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, ये सब है, फिर आपको पढ़ना है, सब कुछ अपन को पढ़ना है विथ एमसीक्यू के साथ। अपन बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपन कॉस्ट की डेफिनेशन के साथ कि कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच इज़ इनकर्ड। कॉस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच इज़ इनकर्ड। जो इनकर्ड होता है टू प्रोड्यूस द गुड्स और सर्विसेज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट। ध्यान से सुनना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो शर्ट बनाना है, तो शर्ट बनाने के लिए जो खर्चा लगेगा, मैं वो बात बोल रहा हूँ, वो एक एक शब्द ध्यान से सुनना। शर्ट बनाने के लिए जो खर्चा लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट। पर कौन सा खर्चा ऐड होगा, कौन सा खर्चा ऐड नहीं होगा, उसको अपन अभी पढ़ने वाले हैं। यानी कि आप कोई भी फैक्ट्री है या कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो कौन से खर्चे को हम शर्ट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, कौन से खर्चे को शर्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, वो भी हम सीखने वाले हैं। क्लियर है? दूसरी बात क्या लिखा हुआ है, वापस पढ़ते हैं अपन। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच इज इनकर्ड। जो इनकर्ड होता है टू प्रोड्यूस द गुड्स को प्रोड्यूस करने में या फिर सर्विस को प्रोड्यूस करने में। गुड्स तो आपको समझ में आता ही होगा, तो फर्नीचर क्या है? गुड्स है। या शर्ट क्या है? गुड्स है। ये समझ में आपको आता ही होगा। सर्विसेज मतलब क्या होता है, उसको अपन को समझना है। जैसे कि मान लो आप होटल में रुकते हो, होटल वाला क्या दे रहा है? सर्विस। आप बस में घूमते हो, तो क्या क्या दे रहा है बस वाला? सर्विस। बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, किसी का भी, जियो का, एयरटेल का, है ना, तो ये सब केस में क्या हो रहा है? अल्टीमेटली आप सर्विस का यूज़ कर रहे हो। क्लियर है? तो कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच इज इनकर्ड टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस? गुड्स या फिर सर्विस में जो भी खर्चा लगता है उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट। लेकिन मैंने अभी भी क्या बताया कि कोई भी कंपनी, वहाँ पे बहुत तरह के खर्चे होते हैं। क्या हर तरह के खर्चे को, मान लो फर्नीचर बनाने की कंपनी है, तो हर तरह के खर्चे को फर्नीचर कॉस्ट पे शामिल कर दे? शर्ट बनाने वाली कंपनी है या मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, तो वहाँ पर क्या हर तरह के खर्चे को मोबाइल कॉस्ट में शामिल कर दे? ये अपन को भी सीखना है। क्लियर हो रही मेरी बातें? अब समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन। ये वर्ड क्यों आया? क्योंकि हम लोग को एक्सपेंस का क्लासीफाई करना है। तो देखो, हर एक्सपेंस कॉस्ट नहीं होता, भी सीखेंगे अपन। हर एक्सपेंस कॉस्ट नहीं होता। एक्सपेंस दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है कॉस्ट यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड, दूसरा होता है नॉट कॉस्ट यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्सपेंस नहीं होते उसको बोलेंगे नॉट कॉस्ट। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हो ताकि अब पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। कॉस्ट यानी कि ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट। यानी कि ये वो खर्चे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुड्स बनाने के प्रोसेस में लगते हैं। जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुड्स बनाने के प्रोसेस में लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, शर्ट बनाना है तो यहाँ पे हमको क्या लगेगा? मटेरियल। फिर क्या लगेगा? लेबर। फिलहाल दो को समझते हैं, मटेरियल और लेबर। यानी कि शर्ट बनाने में लगने वाला कपड़ा, वो शर्ट की कॉस्ट में शामिल होगा कि नहीं होगा? जैसे यहाँ पे मान लो अपन शर्ट एक बन रही है, ये एक मान लो शर्ट बन रही है ना, तो इसमें क्या लगा दोस्तों? पहले लगा कपड़ा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल लगा। क्लियर है? या फिर दूसरा का लिखा हुआ है फर्नीचर बनाने में लगने वाली लकड़ी, ये भी मटेरियल की कॉस्ट में क्या होगा? शामिल होगा। फिलहाल अपन बात करते हैं शर्ट की। आपको शर्ट देखते हो तो साफ साफ दिखाई देता है कि भाई शर्ट में क्या लगा है? कपड़ा लगा है। अब शर्ट में लगा है कपड़ा, तो उसको शर्ट की कॉस्ट में शामिल तो करेंगे ही, सही कॉस्ट में शामिल करेंगे ही। तो मान लो कपड़ा कितने का लगा? कपड़ा लगा 500 रुपये का कपड़ा लगा। क्लियर है? अब इस कपड़े से क्या बनती है? शर्ट। तो इस कपड़े से बनती है शर्ट, तो लेबर बोलता है कि भाई मैं भी कुछ पैसा लूंगा। मान लो लेबर कितना लेता है? 300 रुपये लेता है लेबर का। तो शर्ट सिलने वाले की मजदूरी, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? शर्ट की कॉस्ट में शामिल करेंगे। क्लियर है? अगर फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर बनाने वाला कारपेंटर की वजह को भी हम लोग शर्ट की कॉस्ट में शामिल करेंगे। क्लियर है? तीसरा का लिखा है यहाँ पर ओवरहेड। ओवर मतलब क्या होता है? जैसे कि फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, जैसे फैक्ट्री में यहाँ पर कपड़ा बन रहा है, तो मशीन जो है, मशीन के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, या फिर उस मशीन का हमको क्या करना पड़ेगा? मेंटेनेंस करना पड़ेगा। या जिस फैक्ट्री में बन रहा है उस फैक्ट्री का क्या है? रेंट है। पर रेंट कौन सा? प्रोडक्शन एरिया का रेंट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे अपन? ओवरहेड।
ओवरहेड, इसको बोलेंगे हम ऊपरी व्यय, जो डायरेक्टली दिखाई नहीं देते। ध्यान सुनना मेरी बात, जो डायरेक्टली दिखाई नहीं देते लेकिन लेकिन इनके बिना इनमें काम नहीं हो सकता। क्लियर है अच्छे से, इसको बोलेंगे ओवरहेड। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मेरा मतलब यह है कि कॉस्ट यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे को हम लोग शामिल करेंगे। लाइक मटेरियल होता है प्रोडक्शन संबंधित, लेबर लेता है बनाने का खर्चा, और यहाँ पे लिखा है ओवरहेड। मेरे हिसाब से एकदम कॉमन सेंस वाली बात थी, है ना, कुछ बड़ी बात नहीं थी। कि अब हम देखते हैं नॉट कॉस्ट, यानी कि ऐसे खर्चे जिनको कि हम लोग कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। ये वो खर्चे हैं जो गुड्स बनाने के प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते। अब दिमाग में घूम रहा होगा आपकी, कौन सा खर्चे है जो गुड्स बनाने के प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए बैंक का इंटरेस्ट, यानी लोन का इंटरेस्ट। आपने बैंक इंटरेस्ट मतलब आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से जो लोन लिया है वो क्या डायरेक्टली प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे हम लोग फाइनेंशियल एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल एक्सपेंस या फिर नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंस। तो ध्यान देना, हर एक खर्चे को आप सारी कॉस्ट में आप शामिल नहीं करोगे, क्योंकि देखो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो ले ही रहे हो ना, क्लियर है? तो नॉट कॉस्ट में शामिल होगा, मतलब सभी कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। यानी जो बैंक का इंटरेस्ट होगा वो शामिल नहीं होगा। डिविडेंड पेड, अगर आपने शेयर होल्डर को पेमेंट किया हो तो भी कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। टैक्सेस जो आप पे करते हो, इनकम टैक्स वगैरह पे करते हो, इसको भी आप शहरी कॉस्ट में शामिल नहीं करोगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, किसी एसेट का मैं सेल करते हो उसका लॉस होता है, लाइक पुरानी मशीन को बेचे उससे नुकसान हुआ तो उससे लॉस हुआ तो उसको भी आप शामिल नहीं करोगे। वैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, यानी कंपनी को आप शुरू करते वक्त जो इनिशियल खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो ये सब खर्चे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते हैं, ध्यान देना। बैंक का इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, डिविडेंड कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, टैक्सेस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर है अच्छे से? तो अभी तक हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर मैं बताया कॉस्ट की डेफिनेशन। क्या बताया डेफिनेशन में? जो भी खर्चा इनकर्ड होता है टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट बोलेंगे। ये मैंने आपको बताया अभी तक। फिर मैंने बताया कि कॉस्ट मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा होता है। लाइक मैंने अभी बताया आपको मटेरियल लेबर ओवरहेड, वो क्या होगा? कॉस्ट में शामिल होगा। नॉट कॉस्ट, इसके अलावा जो भी खर्चा होगा नॉट कॉस्ट, या फिर आप या समझ सकते हो बैंक का इंटरेस्ट होगा वो शामिल नहीं करेंगे, डिविडेंड पेड करेंगे शामिल नहीं करेंगे, टैक्सेस पेड करेंगे शामिल नहीं करेंगे। इस तरह के लॉजिकल खर्चे को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का मतलब है किसी प्रोडक्ट को बनाने या सर्विस देने में जो भी खर्चा होता है। क्लियर है? किसी प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस देने में जो भी खर्चा होता है, अपन सीख चुके हैं पहली लाइन में ही कॉस्ट की डेफिनेशन में। ये खर्चा 3 बड़े कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ये भी सीख चुके हम लोग। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर, एक होता है एक्सपेंस। क्लियर है? अब उसके आगे का पोर्शन सीखना है। हर एक कैटेगरी के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। हर एक कैटेगरी के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। समझना कैसे, मैं समझा देता हूँ फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा, ताकि मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आए। समझो, जैसे की बात करता हूँ मटेरियल की। जैसे शर्ट बनाना है, ध्यान सुनना। शर्ट बनाने के लिए क्या लगता है? कपड़ा लगता है, इसको बोलेंगे मटेरियल। लेकिन और एक बात ध्यान रखना कि और क्या मटेरियल लग रहा है। मान लो शर्ट बनाने के लिए लगती है मशीन, तो मशीन में क्या लगता है? लुब्रिकेंट ऑयल लगता है। तो जो ऑयल लगता है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? मटेरियल। उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? मटेरियल का हिस्सा वो आएगा, मटेरियल के हिस्से में आएगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्योंकि जब शर्ट रहता है, शर्ट में डायरेक्ट दिखता है कि भाई कपड़ा लगा हुआ है, साफ साफ दिखता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई इसमें लुब्रिकेंट ऑयल लगा है कि नहीं लगा है, वो तो शर्ट में दिखाई नहीं देता। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। देखो, हर एक कैटेगरी के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। यानी कि पहली बात करते हैं मटेरियल की। ये वो सामान है जो प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है। मटेरियल क्या होता है? ये वो सामान है जो प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है। हमको अच्छे से मालूम है कि प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल लगता है। पहले क्या लिखा है? डायरेक्ट मटेरियल, यानी कि वो रॉ मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए शर्ट बनाने में कपड़ा, बटन, थ्रेड, डायरेक्टली प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है पर प्रोडक्ट का मेन पार्ट नहीं बनता। एग्जाम्पल के लिए लुब्रिकेंट ऑयल फॉर मशीन, क्लीनिंग क्लॉथ, स्मॉल टूल्स एक्सेट्रा, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता। क्लियर है अच्छे से? यहाँ से क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? लेबर। देखो, शर्ट सिलना है तो हम लोग को लेबर को पैसा देना पड़ेगा। तो लेबर को जो पैसा देना पड़ेगा, शर्ट के समझ में आज भी लेबर लगा ही होगा, जो 500 रुपये लेबर ने लिए होंगे। लेकिन हम बात करते हैं इनडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? मान लो एक यहाँ पे फैक्ट्री है, 3 वर्कर काम कर रहे हैं।
3 वर्कर काम कर रहे हैं, मान लो वर्कर को चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, पानी चाहिए, है ना। तो इस सब केस में उनके लिए मान लो रख दिया एक हेल्पर उन्होंने रख दिया चाय कॉफी पानी वगैरह देने के लिए। तो जो एक हेल्पर रख दिया इन लोगों के लिए, जो एक हेल्पर रख दिया इन दोनों के लिए, इन तीनों के लिए, उसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट लेबर। क्या बोलेंगे उसको? इनडायरेक्ट लेबर। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। कहाँ गया ये लेबर? ये वो काम करने वाले लोग हैं जो प्रोडक्ट बनाने में अपना टाइम और एफर्ट डालते हैं। मालूम है लेबर क्या लगाते हैं? टाइम भी लगाते हैं और एफर्ट भी लगाते हैं। फिर क्या लिखा है? डायरेक्ट लेबर। वो वर्कर जो सीधा प्रोडक्ट में लगे होते हैं। डायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है? वो वर्कर जो सीधा प्रोडक्ट में लगे होते हैं। जो आपको एग्जांपल दिया क्लियर हो चुका होगा। लेबर जो शर्ट को स्टिच करता है उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। जो डायरेक्टली लगे होते हैं लेबर लाइक जो शर्ट को स्टिच करता है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है? वो लोग जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं पर डायरेक्टली प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते। एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है सुपरवाइजर, कि कितना प्रोडक्ट बना, कितना उसको सुपरवाइज करना, क्वालिटी को चेक करना, ये सब किस में आएगा? इनडायरेक्ट लेबर। क्योंकि आपको शर्ट देके शर्ट में थोड़ी आता है कि भाई यहाँ पे सुपरवाइजर खर्चा लगा होगा, यहाँ पे क्वालिटी का खर्चा लगा होगा, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? इनडायरेक्ट। लेकिन शर्ट के डायरेक्टली समझ में आता है कि भाई जो सीधा सीधा लगा है, यानी एक वर्कर होगा, स्किल्ड वर्कर, उसने 300-500 रुपये जो भी लिखा लिया होगा शर्ट सिलने का, उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर मतलब जो डायरेक्टली आपको आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। अब आगे चलते हैं अपन, 2 पार्ट हो चुका है, तीसरा पार्ट चलते हैं अपन एक्सपेंस की तरफ। ये आपका 2 पार्ट क्लियर हो गया। तीसरा पार्ट आपको समझाता हूँ एक्सपेंस की तरफ। मैंने बताया था अभी अभी कि मान लो शर्ट बनाते हैं, शर्ट। शर्ट ये बनी हुई है, ये शर्ट, उसमें एक लेबल लगा है, मान लो किसी ब्रांड का लेबल लगा हुआ है। तो किसी ब्रांड का लेबल लगा हुआ है तो मान लो आपकी शर्ट की फैक्ट्री है, आप किसी ब्रांड का नाम यूज करते हो, उस ब्रांड को देते हो 100 रुपीज़ की रॉयल्टी। आप बोलते हो कि एक शर्ट में आप 100 रुपीज़ ले लेना। तो जो एक शर्ट में देते हो 100 रुपीज़, उसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस, कि भाई डायरेक्टली ये खर्चा लगा। क्लियर है? दूसरा होता है, क्या होता है? दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? देखो अब समझना। डायरेक्ट खर्चा जो डायरेक्टली आपको दिख जाएगा कि भाई एक शर्ट में 100 रुपये का खर्चा हो रहा है। इनडायरेक्ट खर्चा मतलब जो पूरी फैक्ट्री के लिए क्या होता है? कॉमन होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ तो फैक्ट्री का रेंट वो फैक्ट्री में क्या होता है? कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन। इसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वापस इसमें 2 खर्चे होंगे, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या? जिसको हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई एक शर्ट में 100 रुपये का खर्चा लगा, उसको बोलेंगे डायरेक्ट। दूसरा क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब जो पूरी फैक्ट्री के लिए क्या होंगे? ऐसे खर्चे जो पूरी फैक्ट्री के लिए कॉमन होंगे, ऐसा। देखो एक्सपेंस, ये लिखा एक्सपेंस, वो खर्चे जो मटेरियल और लेबर के अलावा लगते हैं उसको बोलेंगे हम लोग एक्सपेंस। ओके। डायरेक्ट खर्चा वो खर्चा जो सीधा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से जुड़े होते हैं। क्या लिखा है? स्पेसिफिक प्रोडक्ट से जुड़े होते हैं, जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्पेशल मशीन को रेंट पर लिया गया जो कि एक ही प्रोडक्ट के लिए हायर की गई है। हमको मान लो कोई स्पेशल ऑर्डर आया, उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक मशीन को रेंट पर लिया। हमको कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आया, उसके लिए हमने क्या किया? एक स्पेशल मशीन को हायर की। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट खर्चा। क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमने क्या ली थी? मशीन ली थी। फिर क्या लिखा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो खर्चा जो पूरी फैक्ट्री में कॉमन है, पूरी फैक्ट्री में क्या है? कॉमन है। ठीक है, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यानी कि लाइक क्या लिखा हुआ है? फैक्ट्री का रेंट पूरी फैक्ट्री में कॉमन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरी फैक्ट्री में कॉमन है, डेप्रिसिएशन पूरी फैक्ट्री में कॉमन है। आपको आई होप पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देखो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब शर्ट का जो कपड़ा दिख रहा है वो क्या बोलेंगे अपन? डायरेक्ट मटेरियल। मशीन में जो ऑयल वाइल लगा है उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या? जो स्किल्ड वर्कर दिख रहा है कि जो स्किल्ड वर्कर होगा उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट लेबर। जो लेबर के लिए हेल्प करने के लिए रखे होंगे उसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंस की बात करें जो डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे, जो बताया था शर्ट का रॉयल्टी वगैरह जो होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है? जो डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल नहीं होते, जो पूरी फैक्ट्री में कॉमन होते हैं। एक फैक्ट्री का रेंट, सुपरवाइजर का खर्चा, जो फैक्ट्री का सुपरवाइज कर रहा है वो सब। ठीक है, क्लियर है? फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, या जो फैक्ट्री के बाहर जो गेट कीपर होता है या फैक्ट्री को सुपरवाइज करता है, मतलब अल्टीमेटली फैक्ट्री का सुपरवाइज फैक्ट्री के बाहर खड़ा है। मतलब फैक्ट्री का सुपरवाइजर यहाँ पे मेरा मतलब क्या है कि जो मान लो गेट कीपर है, फैक्ट्री का क्या है यहाँ पर? गेट कीपर है। मेरा मतलब उससे ये है, क्योंकि सुपरवाइज तो कहाँ करता है? लेबर की क्वालिटी के लिए सुपरवाइजर होता है, कि जो लेबर की क्वालिटी को चेक करता है, लेबर किस तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहे उसको चेक करता है। अब आगे चलते हैं MCQ में, देखते हैं आप कितना समझे कितना नहीं। क्या लिखा हुआ है? पिच ऑफ द
विच ऑफ, यहाँ ये पहले लेता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किसको यहाँ पर कॉस्ट बोलेंगे? डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर, क्या इसको कॉस्ट बोलेंगे? नहीं, इसको कॉस्ट नहीं बोलेंगे। बैंक लोन का इंटरेस्ट, इसको कॉस्ट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। फैब्रिक यूज टू मेक शर्ट, जी हाँ, इसको हम लोग कॉस्ट बोलेंगे। लॉस एंड सेल ऑफ मशीन, इसको कॉस्ट बोलेंगे? नहीं, इसको कॉस्ट नहीं बोलेंगे। आंसर आएगा सी, फैब्रिक यूज टू मेक शर्ट। सिंपल, ये आंसर भी लिखा हुआ है, पढ़ लेना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट मटेरियल है? पहले क्या लिखा है? क्लॉथ यूज्ड इन शर्ट, शर्ट में जो क्लॉथ यूज किया है और डायरेक्टली हमको दिखाई देता है तो डायरेक्ट मटेरियल है, इसलिए इनडायरेक्ट मटेरियल वो नहीं है। वुड यूज्ड इन फर्नीचर, फर्नीचर में जो वुड यूज किया हमको दिखाई देता है, डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल है, तो डायरेक्ट मटेरियल है। लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर मशीन, जी हाँ, मशीन में आपने लुब्रिकेंट जो ऑयल यूज किया है वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। आंसर हमारा ये वाला है, नन तो है ही नहीं, तो आंसर कौन सा हो गया? सी, लिखा हुआ है सी। फिर क्या पढ़ेंगे अपन? वेजेस पेड टू अ टेलर, टेलर को हमने वेजेस पे की है फॉर स्टिचिंग शर्ट, शर्ट को सिलने के लिए। विल बी क्लासिफाइड एज, उसको हम लोग कहाँ पर क्लासीफाई करेंगे? उसको हम लोग कहाँ पर क्लासीफाई करेंगे? क्या वो इनडायरेक्ट लेबर है? नहीं। वेजेस को हमने पेड की है शर्ट को स्टिच करने के लिए, डायरेक्ट लेबर नहीं है, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि भाई शर्ट को सिला गया है। डायरेक्ट लेबर है? जी हाँ, ये क्या है? डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस तो बताया था, रॉयल्टी वगैरह एग्जाम्पल, या स्पेसिफिक मशीन को हायर किया गया वो एग्जाम्पल, या फिर लिखा है नॉट अ कॉस्ट, नहीं भाई, तो कॉस्ट का पार्ट है ही। तो हमारा जो आंसर हो रहा है, आंसर नंबर बी, डायरेक्ट मटेरियल। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या लिखा हुआ है? सैलरी पे टू अ फैक्ट्री सुपरवाइजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हमने फैक्ट्री सुपरवाइजर को जो सैलरी पे की है वो किसका एग्जाम्पल है? क्या वो डायरेक्ट लेबर है क्या भाई? बताओ, क्या वो डायरेक्ट लेबर है क्या? नहीं। जो डायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है? जो डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल होता है। फैक्ट्री सुपरवाइजर तो है नहीं, है ना। फिर क्या लिखा है यहाँ पर? क्या वो इनडायरेक्ट लेबर है? बताओ, क्या इनडायरेक्ट लेबर है क्या? जी हाँ, वो क्या है? इनडायरेक्ट लेबर है, क्योंकि फैक्ट्री में जो काम हो रहा है उसको सुपरवाइज करने के लिए हमने फैक्ट्री सुपरवाइजर रखा है, वो डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल नहीं हो, जिससे क्या है? वो इनडायरेक्ट लेबर है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस में अपन ध्यान रखना, शर्ट की रॉयल्टी वगैरह जो मशीन को हायर किया गया है वो सब किस में आएगा? डायरेक्ट खर्चे में आएगा। फाइनेंशियल एक्सपेंस है क्या? नहीं, ये फाइनेंशियल एक्सपेंस भी नहीं है। तो हमारा जो मेन आंसर आया वो क्या हो गया? पहला भी नहीं है, तीसरा चौथा नहीं है, आंसर क्या है? पॉइंट नंबर बी, इनडायरेक्ट लेबर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट नहीं है? समझना, कौन सा कॉस्ट नहीं है। पहला, रेंट ऑफ प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्शन कुछ करना है उसके लिए जो हमने रेंट पे किया है, जो प्रोडक्शन करना है उसके लिए हमने जो रेंट पे किया है, ये प्रोडक्शन से संबंधित है, इसीलिए नॉट अ कॉस्ट है क्या? नहीं, ये कॉस्ट है। ये क्या है? ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा। उसके बाद बैंक लोन का इंटरेस्ट, क्या ये नॉट अ कॉस्ट है? जी हाँ, ये नॉट अ कॉस्ट है। ये क्या है? ये नॉट अ कॉस्ट। क्यों है नॉट अ कॉस्ट? क्योंकि हम इसको किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। फिर क्या लिखा है? इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का जो लगा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो लगा हुआ है फैक्ट्री में जो लगा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो क्या है? यहाँ पर फैक्ट्री में लगा हुआ है, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए लगा हुआ है, इसलिए भी क्या बनेगा? कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कारपेंटर वेजेस, तो ये भाई कॉस्ट का पार्ट है ही, क्योंकि फर्नीचर वगैरह बनाना है तो इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो बैंक लोन का इंटरेस्ट कॉस्ट नॉट अ कॉस्ट है। इसके पहले में हमने ऊपर भी पढ़ चुका है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉट अ कॉस्ट, यानी कि ऐसे कॉस्ट जिसको कि हम प्रोडक्ट में शामिल नहीं करेंगे। वहाँ पर क्या था? एक बैंक इंटरेस्ट था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन था, डिविडेंड था, फिर टैक्सेस पेड था, ऐसे कई सारे खर्चे हैं। क्लियर है? ये सब आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब कॉस्ट शीट पढ़ोगे, वहाँ पे और भी इन सब बातों के बारे में दिया हुआ है। हालांकि इतना जो पढ़े बहुत ही मोर देन इनफ है आपके लिए। ठीक है, ये कॉस्ट शीट में भी लगभग लगभग सेम ही चीज़ पढ़ने वाले हो आप। फिर आगे बढ़ते हैं, रेंट पेड फॉर ए स्पेशल मशीन, स्पेशल मशीन लाई उसके लिए हमने रेंट पे किया, यूज्ड ओनली फॉर वन प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज, हमने स्पेशल प्रोडक्ट बनाना था, कोई स्पेशल ऑर्डर आया होगा उसके लिए हमने स्पेशल मशीन लाई, तो वो किस में क्लासीफाई होगा? क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंस है? क्या वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है?
क्या इनडायरेक्ट लेबर है या कॉस्ट ही नहीं है? इसका आंसर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, वो क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लगा है। इनडायरेक्ट खर्चा है क्या? नहीं, इनडायरेक्ट खर्चा नहीं है। इनडायरेक्ट खर्चा मतलब क्या होता है? जो पूरी फैक्ट्री के लिए क्या हो, पूरी फैक्ट्री के लिए कॉमन हो। क्या रे पूरी फैक्ट्री के लिए कॉमन है क्या? नहीं भाई, इसको हम स्पेशल मशीन लेकर आए थे तो पूरी फैक्ट्री के लिए कॉमन नहीं है। क्या इनडायरेक्ट लेबर है कि नहीं भाई? इनडायरेक्ट लेबर नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर होता तो क्या होता? सुपरवाइजर होता, क्वालिटी चेकर होता। ये हमने क्या किया, स्पेशल मशीन हायर की है, तो ये मशीन हायर की तो लेबर का पार्ट कहाँ से आ गया? फिर क्या लिखा, नॉट अ कॉस्ट। नहीं भाई, तो कॉस्ट है क्योंकि हमने स्पेशल मशीन हायर की है। आंसर कौन सा आएगा यहाँ पर? आंसर कौन सा आएगा? पॉइंट नंबर 1। आंसर कौन सा आएगा? पॉइंट नंबर 1। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस? इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट खर्चा है? समझ में आ रहा है? कौन सा इनडायरेक्ट खर्चा है? पहला, स्पेशल रॉयल्टी पेड फॉर वन प्रोडक्ट के लिए स्पेशल रॉयल्टी पे की। ये तो हमको मालूम है कि ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, पढ़ चुके 5-6 बार। फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। हाँ भाई, ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि क्या है, ये कॉमनली लगता है। ये क्या लगता है? कॉमनली लगता है। ये क्या लगता है? कॉमनली लगता है। ठीक है, कॉमनली है ये खर्चा, यानी कॉमन है। फिर कारपेंटर की वजह से, तो मालूम है भाई क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है ये तो। क्लॉथ यूज इन क्लॉथ यूज इन शर्ट, ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। तो हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या आया? हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या आया? पॉइंट नंबर बी। क्लियर? अच्छे से थोड़ा रोक के सोचे भी करो, है ना, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इन कॉस्ट क्लासिफिकेशन डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री मशीन इज कंसिडर्ड एज। बताओ, डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री मशीन को हम क्या मानेंगे? क्या डायरेक्ट खर्चा है क्या? ये पहली बात तो ये, क्या डायरेक्ट खर्चा है ये? नहीं। डायरेक्ट खर्चा में क्या बताया, रॉयल्टी वगैरह पे करते हैं, स्पेशल मशीन लेकर आए वो। लेकिन यार डेप्रीशिएशन फैक्ट्री की जितनी मशीन है उसमें क्या लग रहा है, डेप्रीशिएशन लग रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, कॉमन खर्चा है। कॉमन खर्चा है, कॉमन खर्चा मतलब क्या कहलाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फाइनेंशियल एक्सपेंस तो नहीं है भाई, तो क्योंकि फैक्ट्री मशीन में प्रोडक्शन के खर्चा लगता है, नॉट अ कॉस्ट। नहीं भाई, भी गलत है। आंसर क्या है? पॉइंट नंबर बी। समझ में आ रहा होगा ये अच्छे से, है ना? क्योंकि क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा क्यों है? क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फैक्ट्री बिल्डिंग में जो लगता है डेप्रिसिएशन कॉमनली लगता है। कॉमन खर्चा किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ठीक है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मटेरियल। कौन सा डायरेक्ट मटेरियल है? कौन सा डायरेक्ट मटेरियल है? पेंट यूज्ड ऑन फर्नीचर, बोले पढ़ लेते। पेंट यूज्ड ऑन फर्नीचर, फर्नीचर में क्या किया, पेंट यूज किया। क्लीनिंग क्लॉथ्स फॉर मशीन, मशीन के लिए क्लॉथ क्लीन किया। उसके बाद ऑयल यूज्ड फॉर लुब्रिकेंट्स। फिर नेल्स एंड स्मॉल टूल्स। तो देखो हम कैसे कैसे इसको समझेंगे, समझते आना, है ना। पेंट यूज इन, यहाँ नीचे चालू करते हैं। नेल्स एंड स्मॉल टूल्स, जो नेल्स होते हैं या फिर स्मॉल टूल्स होते हैं, इसको हम लोग पहली बात कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों? मशीन वगैरह में यूज़ करते हैं। अब कौन से प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट में नहीं है, डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल तो होता नहीं है। हम लोग डायरेक्टली लेकर आ गए हैं और हम लोग सब प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? इनडायरेक्ट मटेरियल। दूसरा, ऑयल को हमने यूज़ किया फॉर लुब्रिकेशन। ऑयल यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये भी हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों? मशीन वगैरह में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मशीन वगैरह में यूज़ करते हैं, भी क्या होगा दोस्तों? ये हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट क्योंकि ये भी कॉमनली यूज़ किया जाता है। कौन से प्रोडक्ट के लिए यूज़ किए हमको पता थोड़ी नहीं चलता है, तो कॉमनली यूज़ होता है। क्लीनिंग क्लॉथ्स फॉर मशीन, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉथ्स को क्लीन कर रहे हैं, कपड़े को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। तो कपड़े को क्लीन कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत सारे कपड़े को पकड़ेंगे, एक साथ क्लीन कर देंगे। तो अभी इसका पार्ट बनेगा, ये भी कॉमनली कपड़ा पकड़े, इनडायरेक्ट कपड़ा पकड़े और उसको क्लीन कर दिए। ये भी क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर लिखा है पेंट यूज्ड ऑन फर्नीचर। हमको स्पेसिफिक आंसर देखना है कि भाई जो फर्नीचर बना था, फर्नीचर उसमें हमने जो फर्नीचर बना हुआ है उसमें हमने क्या किया होगा, पूरा पेंट किया होगा। तो जो पेंट किया होगा, चलो पेंट कर देते। तो जो पेंट किया है, पेंट डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल है कि भाई कितने का पेंट लगा होगा, अंदाजा। यानी मान लो आपने 10 फर्नीचर लाया, तो 10 फर्नीचर, मान लो एग्जाम्पल के लिए दिमाग में आएगा कि सर मान लो मैंने 10 फर्नीचर में पेंट किया, तो चलो 5 में किया। अब मान लो खर्चा कितना आया, 500 खर्चा आया, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई 100 100 100 100 और 100 ऐसा। अब क्लीनिंग क्लॉथ फॉर मशीन, तो मशीन के लिए हम लोग क्लॉथ क्लीन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, एकदम स्पेसिफिकली हमको पता नहीं चलता। क्लियर है अच्छे से? तो इसलिए क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मटेरियल का आंसर पॉइंट नंबर ए। क्लियर है? अच्छा, उस कई कई बच्चों को लग रहा होगा सर कि यहाँ पे थोड़ा पॉइंट कंफ्यूजिंग है। हाँ, बाय द वे किसी को लगता है पॉइंट कंफ्यूजिंग है,
तो आपको एग्जाम में जो मिलेगा क्या मिलेगा, स्पेसिफिक आंसर मिलेगा। ठीक है, उसका आप टेंशन मत लो। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर आएगा पॉइंट नंबर ए। ये तो फिलहाल मैं बस ऐसे बना के रख दिया हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा कॉस्ट को बेस्ट डिफाइन कर रहा है? क्या ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंस क्या कॉस्ट है? बिजनेस के सभी तरह के खर्चे, सभी तरह के खर्चे के कॉस्ट है। फिर लिखा ओनली फाइनेंशियल एक्सपेंस कॉस्ट है। फिर लिखा एक्सपेंस इनकर्ड फॉर प्रोडक्ट प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस, जो एक्सपेंस इनकर करेंगे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस के लिए, वही क्या है, कॉस्ट है। फिर ओनली मटेरियल कॉस्ट, नहीं भाई, हमको तो लेबर भी लगता है और अदर एक्सपेंस भी लगते हैं। तो हमारा आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा, पॉइंट नंबर सी। अब चाहे पढ़ते अपन पढ़ चुके अपन वैसे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को फटाफट अपन समझते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट सीधे ट्रेस हो सके, जो कॉस्ट सीधे ट्रेस हो सके उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट कॉस्ट। सिर्फ बात सिग्निफिकेंट हो, यानी कि कॉस्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, पहली बार डायरेक्ट ट्रेस किया जा सके। जैसे मैंने बताया था, शर्ट बनाने के लिए क्या लगता है, कपड़ा, कपड़े को हम लोग डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं। दूसरी बात, कपड़ा क्या होता है, शर्ट में महत्वपूर्ण होता है। तीसरी बात, ये क्या होता है, इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइएबल होता है, कि मेजर कर सकती है भाई इतनी इतनी इसमें कॉस्ट लगी हुई है। क्लियर है? तो जो कॉस्ट सीधे ट्रेस किया जा सके, सिग्निफिकेंट हो और इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइएबल हो। अ कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल, जो डायरेक्टली क्या हो, ट्रेसेबल हो, सिग्निफिकेंट हो एंड इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइएबल हो विथ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्विस और एक्टिविटी। विथ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सके, सर्विस के लिए डायरेक्ट आइडेंटिफाइबल कर सके और एक्टिविटी के लिए डायरेक्टली हम लोग आइडेंटिफाइबल कर सके, उसका बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। यहाँ पर अपने काम करते हैं, कहाँ गया ये, कहाँ गया ये, सर्विस। सर्विस का मैं आपको समझा देता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सर्विस की बात करते ले लेता हूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ हॉस्पिटल की सर्विस की बात करता हूँ। तो हॉस्पिटल में डायरेक्ट मटेरियल क्या लगता है दोस्तों, आप बता सकते हो? सोचो डायरेक्ट मटेरियल क्या लगता होगा। जैसे कि मान लो पेशेंट को जो मेडिसिन वगैरह देते हैं, पेशेंट को जो मेडिसिन वगैरह देते हैं वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट लेबर की अगर बात करें, जो डॉक्टर वगैरह की जो फीस होती है, डॉक्टर की जो फीस होती है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, क्या कहलाएगा, डायरेक्ट लेबर, है ना। और जो डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करूँ, तो मान लो कि किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही है, उसको ऑपरेशन रूम में लेके गए, तो ऑपरेशन रूम का रेंट, या फिर मान लो आप एम्बुलेंस वगैरह, मान लो क्रिटिकल कोई पेशेंट है, उसके लिए स्पेशल एम्बुलेंस बुक की गई है ना, तो उसके लिए अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन कर किया जा रहा है ना, तो एम्बुलेंस है उसका ट्रांसपोर्टेशन, एम्बुलेंस को मतलब ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जा रहा है किसके लिए, जो कोई पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में उसके लिए। ठीक है, तो ये क्या कहला गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सिंपल हो गया, आपको भी अब आपको सर्विस का भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे और देखते हैं अपन, स्टील इन अ कार, सिग्निफिकेंट एंड इजिली ट्रेसेबल, इकोनॉमिकली आइडेंटिफिएबल, ये क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, समझ में आता है। स्टील है कार में, जो सिग्निफिकेंट है। शर्ट का जो एग्जांपल दिया ना, वैसे स्टील इन अ कार, कार में स्टील लगा हुआ है तो सिग्निफिकेंट है यानी इंपॉर्टेंट है, इजिली आइडेंटिफिएबल भी है और इकोनॉमिकली आइडेंटिफिएबल भी है, क्या डायरेक्ट कॉस्ट है, सिंपल है। उसे एग्जाम्पल एक और दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ग्लू इन फर्नीचर, वेरी स्मॉल कॉस्ट, नॉट वर्थ ट्रैकिंग, नॉट इकोनॉमिकल आइडेंटिफिएबल, ये क्या कहलाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो फर्नीचर में ग्लू यूज़ किए या फिर फर्नीचर में अपन ने कील वगैरह यूज़ की, वो क्या बहुत ही स्मॉल कॉस्ट है ना। नेटवर्थ की ट्रैकिंग करना इकोनॉमिकल नहीं है, इसलिए क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, सिंपल। जैसे मैंने आपको एक और दिया था एग्जांपल, वो ऊपर था ना, शर्ट को क्लीन करना एमसीक्यू में था, और वो भी क्या है भाई, जो बहुत स्मॉल कॉस्ट लगती है, उसको वो कितना लगा कितना नहीं, उसको ट्रैक करना मुश्किल है, इकोनॉमिक से आइडेंटिफाइबल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए क्या कहलाएगा, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, फिर देखते हैं अपन, यहाँ पे पढ़ते हैं अपन, यहाँ पे आगे इनडायरेक्ट कॉस्ट अलग से पूरा दिया हुआ है, यानी कि कॉमन कॉस्ट जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में शेयर होता है, वो जो बताया था मैं, जैसे कि फैक्ट्री का जो रेंट है वो कॉमन कॉस्ट है, पूरी फैक्ट्री में शेयर होता है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में शेयर होता है, जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में शेयर होता है उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। अ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ऐसी कॉस्ट तो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट के लिए हम लोग डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, या सर्विस के लिए डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, एक्टिविटी के लिए डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, एंड इज इंस्टेड incurred for multiple purpose और shared among several cost object। सिंपल से बात है ना।
कि बहुत सारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो हमने देख चुका है, जो फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या हॉस्पिटल की बात करते हैं, हॉस्पिटल में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। तो वहाँ पर उस हॉस्पिटल का रेंट हो गया, हॉस्पिटल का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो ये सब आ जाएगा किसमें, इनडायरेक्ट कॉस्ट में। सिंपल है। फिर डायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल मालूम है, 2 मीटर कपड़ा है तो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब मशीन का जो ऑयल हो गया, क्लीनिंग ऑयल हो गया, क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल। सब सीख चुके हैं अपन पहले भी। फिर डायरेक्ट लेबर मतलब जो टेलर का जो पैसा है, डायरेक्ट लेबर कहलाएगा। इनडायरेक्ट लेबर मतलब जो फैक्ट्री का सुपरवाइजर की सैलरी है, वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो स्पेशल हमने मशीन मंगाई है किसी शर्ट के डिजाइन के लिए, किसी शर्ट को बनाने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए स्पेशल मशीन लगाई है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो फैक्ट्री का जो मंथली रेंट होता है, क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमने क्या सीखा कि एक से ज़्यादा चीज़ों में यूज़ किया जाता है। क्लियर है। तो डायरेक्ट मटेरियल मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है, मटेरियल दैट बिकम्स अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट का फिजिकल पार्ट बनता है, उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। कैट दैट कैन बी क्लियरली ट्रेस टू इट, जिसको हम लोग क्लियरली क्या कर सके, ट्रेस कर सके। एग्जाम्पल वुड यूज करते हैं टेबल में, उसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब किसको बोलेंगे, जो डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए ग्लू को यूज करेंगे फर्नीचर में, जो डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल नहीं होता। ये सब दोस्तों मैं समझा चुका हूँ, बस फटाफट एक बार मेरा एक पर्पस है कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को एकदम अच्छे से क्लियर कर लूँ विथ एग्जांपल के साथ, ताकि कॉस्ट शीट में भी आपको प्रॉब्लम ना आए। इसे फटाफट पढ़ के दिखा रहा हूँ क्योंकि आप तो हालांकि ये सब समझ चुके हो। फिर डायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। एग्जाम्पल कारपेंटर की वजह, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्टली डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है, जो सपोर्ट के लिए हो। जैसे मैंने ऊपर में एग्जांपल के तौर पर बताया था मैं कि जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ बिस्कुट फैक्ट्री द सुपरवाइजर चेक करेगा, सुपरवाइजर क्या करेगा, चेक करेगा। इन अ बिस्कुट फैक्ट्री द सुपरवाइजर चेक करेगा वेदर वेदर वर्कर आर बेकिंग बिस्कुट करेक्टली, मेंटेनिंग हाइजीन एंड मीटिंग प्रोडक्शन टारगेट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट लेबर। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर है। वापस देखो, जैसे कि मैंने बताया था इनडायरेक्ट लेबर, मैं क्या बताया था ऊपर में ही, जैसे कि मान लो फैक्ट्री के लिए क्या होता है, सुपरवाइजर हो, कि वर्कर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब देखने के लिए, वर्कर की क्वालिटी चेक करने के लिए, वर्कर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब देखने के लिए जो होता है उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। फिर क्या लिखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस, या था जो स्पेसिफिकली इंड हो प्रोडक्ट से। मैं बताया जो रॉयल्टी दे रहे हैं अपन अल्टीमेटली 100 रुपए की एक शर्ट के पीछे, वो हो गया। ठीक है। तो ये क्या होता है, अदर देन होता है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। एग्जाम्पल के लिए, स्पेशल टूल्स को हमने बाय किया है 1 कस्टमर के ऑर्डर के लिए, स्पेशल टूल्स को हमने बॉट किया है, या मैंने बताया था कि ये मशीन को हमने रेंट लिया स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वही जिसको हम लोग डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते हैं, जो शेयर होता है अक्रॉस डिफरेंट प्रोडक्ट, वही सेम टू सेम। फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री का रेंट, डेप्रिसिएशन, मैनेजर सैलरी। मैनेजर की सैलरी पूरी फैक्ट्री को मैनेज कर रहा है, कि एक प्रोडक्ट के लिए थोड़ी ना आया है वो। डेप्रिसिएशन पूरी फैक्ट्री की मशीन में लग रहा है डेप्रिसिएशन, ऐसा। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में कैसे डिपार्टमेंट होंगे, सब में लगता है रेंट, एक साथ पूरा फैक्ट्री का रेंट है, ऐसा। तो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपको सीखना क्यों जरूरी है, मैं यहाँ पे क्यों डाला हूँ, ताकि आपको मालूम तो चले कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या अंतर है। क्लियर है। तो पहली बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, जो कि होल बिजनेस का रिजल्ट बताता है। जैसे कि भैया हमने अकाउंटिंग की, इसमें मालूम चला कि हमने साल में 5 लाख का प्रॉफिट कमाया। अकाउंटिंग में यही तो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, फिर नेट प्रॉफिट निकालते हो, इसके लिए बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, इसके लिए बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मालूम चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके हमने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया। एक कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या बताते हो कि भाई एक पेन का या एक शर्ट का या एक फर्नीचर बनाने की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, या प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट कितनी है, उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें फोकस होता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, यानी कि पेन 9 रुपये में बेचना चाहिए या 11 में बेचना चाहिए। ये क्लास के स्टार्ट होते ही मैंने जो आपको करवाया था एक क्वेश्चन ज़बरदस्त वाला, कि जापान से एक ऑर्डर आया है, वो इतनी शर्ट इतने रुपए में मांग रहा है, उसका एग्जाम्पल है, वो डिसीजन मेकिंग का एग्जाम्पल है। या फिर मैं बताया था कि भाई एक 1 kg मिल्क बचा हुआ है, यानी 1 लीटर मिल्क बचा हुआ है। अब 1 लीटर मिल्क बचा हुआ है तो उससे हम लोग बर्फी बनाए कि लड्डू बनाए। ठीक है, वो किसका पार्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। बताते बताते ध्यान आया कि भाई यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया था, 1 kg मिल्क यहाँ पे क्या होगा, 1 लीटर मिल्क होगा, नहीं 1 लीटर मिल्क। क्या करे, ध्यान था पूरा समझाने में ना, क्या करे, हो गया अपना 1 लीटर मिल्क। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो ये भी अपना हो गया, ये भी अपना हो गया। कितने सारे अपने कितना कुछ कर डाला अपने 1 घंटे में, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो चुका है। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बचा हुआ है ना, अपन क्या करते हैं इसको,
टोटल कॉस्ट, इसको अपन हाँ यहाँ तक समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपना मेन कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। देखो अपन ये सब समझ चुके हैं कि टोटल कॉस्ट जो है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना। टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा क्या होता है यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या शामिल होता है हमको अच्छे से मालूम है, जो दिखते ही डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल हो। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, मालूम है कि भाई शर्ट में मटेरियल लगेगा, मालूम है कि शर्ट में लेबल लगेगा, मालूम है कि डायरेक्ट एक्सपेंस लाइक रॉयल्टी वगैरह हो या फिर कोई स्पेसिफिक मशीन लाई गई हो, वो क्या होगा डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी वो क्या होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा लगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि भाई मान लो कोई फैक्ट्री है, वो बनाती डायरेक्ट मटेरियल, उसको लगता है मान लो 500 का, डायरेक्ट लगता है 200 का। अब भाई डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ था ही नहीं ऐसा कुछ, तो कर देंगे डैश, तो कितना आ गया 700। ऐसा ये क्या आ गई हमारी डायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है, वापस चलते हैं अपन। अब हम लोग कॉस्टिंग में इस डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब क्या होता है, मुख्य खर्चा। क्या होता है, मुख्य खर्चा। तो जो मेन जो बड़े खर्चे होते हैं ना, मेन बड़े खर्चे यही है, मेन बड़े खर्चे यही है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, यही मेन बड़े खर्चे है। बाकी जो उसके बाद आता है इनडायरेक्ट खर्चे, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, उसको हम बोलते हैं ओवरहेड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ओवरहेड। ओवरहेड मतलब क्या होता है, ऊपरी व्यय। क्या होता है, ऊपरी व्यय। यानी कि मेन खर्चा ये है, बाकी क्या है, ऊपरी व्यय है। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, समझता है, इनडायरेक्ट मटेरियल सीखे थे हम लोग। जैसे कि शर्ट बना रहे हैं, उसकी जो मशीन है उसमें क्या लगता है, लुब्रिकेंट, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर सीखे थे हम लोग, फैक्ट्री में जो है वर्कर कैसे काम कर रहे हैं उसको देखने के लिए फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, मेंटेनेंस स्टाफ है, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। और एक था इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब सीखे थे फैक्ट्री का रेंट या इलेक्ट्रिसिटी का बिल, क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब हम सीखते हैं मेन पार्ट, हमको ये सीखना है, ये इसमें ये इंपॉर्टेंट है और इसमें ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट में क्या शामिल होगा, ये हमको अच्छे से याद होना चाहिए, कॉस्ट शीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या शामिल होगा ये हमको मालूम होना चाहिए। तो डायरेक्ट कॉस्ट में शामिल होगा डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर, तीसरा शामिल होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। जो डायरेक्टली दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन वर्ड क्या यूज़ करते हैं कॉस्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट का 3 पार्ट हमको ध्यान से समझना, मैं सुन लो खाली, मैं याद कराऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, पहले क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि रिलेटेड टू द फैक्ट्री। देखो डायरेक्ट कॉस्ट आपको दिख जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी लगती है, एक लगती है फैक्ट्री का खर्चा। जैसे शर्ट बना रहे हो फैक्ट्री में, तो जितने भी फैक्ट्री के खर्चे होंगे वो क्या कहलाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। जितने भी फैक्ट्री के खर्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इसको अपन कॉस्ट शीट में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिलहाल सुन लो और समझ लो। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा दोस्तों, जो फैक्ट्री संबंधित खर्चे होंगे वो यहाँ पर आएंगे। फिर ऑफिस ओवरहेड में क्या आएगा दोस्तों, यानी कि जो ऐसे खर्चे होंगे जो ऑफिस से संबंधित होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होंगे, वो किसमें आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएंगे, जो सेल्स एक्टिविटी संबंधित होंगे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। वापस सुनो, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या होगा, जो फैक्ट्री संबंधित खर्चा होगा वो आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। ऑफिस ओवरहेड मतलब क्या होगा, जो ऑफिस और एडमिन संबंधित खर्चा होगा वो आएगा ऑफिस ओवरहेड में। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या आएगा, जो सेल्स एक्टिव संबंधित होगा वो आएगा। तो देखो आपको याद कराता हूँ, क्या होता है, बच्चा जो है ना स्टूडेंट, डायरेक्ट एक्सपेंस से पूछो तो तुरंत बता देता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। जब पूछो इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में तो बच्चा क्या आता है, फंस जाता है, फंस जाता है। तो उसको भी मैं याद करा देता हूँ, फंस जाता है मतलब एफ फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, एफ फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। ए फॉर क्या होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एस फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो देखो आपको याद कर लेना अच्छे से, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, तो कलर चेंज करके कलर तो हाँ येलो तो नहीं कर सकते। तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू फैक्ट्री, ये यहाँ पे आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड, एफ फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पे ध्यान देना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये एफ हो गया, ये ए हो गया। और एस फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एफ फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो आपको ये नाम अच्छे से याद होने चाहिए कि डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए।
और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता होना चाहिए। तो डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट में क्या आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर है। अब अपन खत्म करते हैं आज की क्लास को, बहुत टाइम हो गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में आपका मेन जो पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, मीनिंग, डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब अपन आपका मेन कॉस्ट का पार्ट अपन चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पूरा पॉइंट वाइज समझाया हूँ। उसके बाद जैसे समझाया उसके बाद देखो तुरंत तुरंत एमसीक्यू भी है, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए, पूरा अवेयर होकर आप सुनो। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, बाय।